नर्स को ही थे। जी, इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल फगवाड़ी मैन बाज़ार अस्पताल में मौजूद हूँ। ये यूनियन काउंसिल फगवाड़ी का सबसे बड़ा अस्पताल है। सिर्फ ये यूसी फगवाड़ी को नहीं टच करता, बल्कि ये क्वाटी, मौजा क्वाटी, काकड़ाई और कश्मीर के एरियाजात तक, तमाम तर एरियाजात इसको टच करते हैं। तो यहाँ पर सहूलियात का काफ़ी फुकदान है। यहाँ पर मेरे साथ फोकल पर्सन अस्पताल के हवाले से परवेज़ अबाई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो कुछ इशू हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने देखे हैं, यहाँ पर मैं गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले परवेज़ साहब से गुजारिश करूंगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे टाइम दिया है। तो सबसे पहले जो अहम मसला है इस अस्पताल का, पानी के हवाले से, यहाँ पर डॉक्टर्स और मरीज़ों के लिए पानी का कोई किसी किस्म का सिस्टम मौजूद ही नहीं है। उसके हवाले से आपने क्या किया अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मुझे मौका दिया कि मैं गुफ्तगू कर सकूँ लोगों के साथ। अस्पताल के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब से मैं ये फोकल पर्सन मुझे नॉमिनेट किया है सदाकत साहब ने, मैंने उस दिन से खासा वर्क किया है और काफ़ी तेज़ी के साथ मैंने काम करने की कोशिश की है RSC फगवाड़ी में। चूँकि मेरा शोबा है हेल्थ का, तो उस हवाले से मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरा शौक़ भी था कि मेरे इलाके में, मेरी वार्ड में ये RSC फगवाड़ी है, तो इसकी बेहतरी के लिए मैं कोशिश करूँ। उसके लिए मैं यहाँ पोजीशन ये होती थी कि यहाँ 2 बजे अस्पताल को ताले लगा दिए जाते थे। 2 बजे के बाद इस अस्पताल में कोई भी नहीं आता था। और यहाँ जो ड्यूटी रोस्टर, यहाँ के वार्ड बॉय यहाँ का ड्यूटी रोस्टर बनाते थे। यहाँ नगुफ्ता बै हालत थी यहाँ की, और मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पे यहाँ नहीं आते थे। और यहाँ वो उनकी ड्यूटी यहाँ लगी होती थी और बाज़ार में वो अपना काम करते थे। कोई ड्राइवर थे, वो अपनी गाड़ियाँ चलाते थे। तो जब से ये ज़िम्मेदारी मुझे दी है सदाकत साहब ने, तो मैंने हंगामी बुनियादों में काम किया। मैं सबसे पहले यहाँ मरी में जाके मैंने जो हमारा हेल्थ रावलपिंडी में गया हूँ, CO साहब से मेरी मुलाकात हुई है। CO साहब से मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छा और एनर्जेटिक मुझे कोई डॉक्टर मिले जो यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ संभाले, ताकि ये जो यहाँ मिस मैनेजमेंट जो हो रही है उसको काबू किया जाए। तो मुझे पता चला फिर न्याज़ साहब देवबंद में ड्यूटी करते थे, तो न्याज़ साहब से जाकर मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे RSC में आएँ। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ न्याज़ साहब को कि उन्होंने देखा, मैंने उन्हें कहा कि मैं हर तरह से आपको फैसिलिटेट करूँगा, आप आएँ और आके हमारे RSC फगवाड़ी की, ताकि निज़ाम बेहतर कर सकें। अच्छा, चूँकि डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, देखें डॉक्टर मौजूद हैं, हम इस बात पे आपको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर कुछ मसाइल हैं अभी तक। क्या सिर्फ डॉक्टर्स का होना ये काफ़ी है? आप अच्छी तरह समझते हैं अलियानी इलाकों को यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो जाए तो वो फौरी रेफ़र हो जाता है। यहाँ पर मशीनरी नहीं है। और सबसे जो बड़ी अहम बात है, अभी जो मैंने आपको पानी की उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर्स के पास रिहाइश मौजूद नहीं है। उस रिहाइश के हवाले से मुझे तफसीलात से बताइएगा कि ये कब तक होगी। और दूसरी बात यह है कि अब वो बातें ख़त्म हो गई हैं कि पहले क्या हुआ था या पहले कौन करके क्या था। अब 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इस हवाले से बताइएगा। जी, इस हवाले से यूँ है कि यहाँ अमला जो कमी थी वो पूरी की है, वो पूरी हुई है। डॉक्टर्स की यहाँ कमी होती थी वो पूरी हुई है। डॉक्टर नियाज़ साहब ने खासा अमले पर और हॉस्पिटल की सफाई के हवाले से यहाँ काफ़ी बेहतरी आई है। इसमें हमारा जो इशू है हॉस्पिटल का, एक लेबॉर्ट्री का हमारा इशू है। हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन नहीं है हमारे पास। आप साथ साथ आ जाए, मैं आपको विजिट भी कराऊंगा सर। तो लेबॉर्ट्री का हमारा इशू है। उसके बाद हमारा एक्सरे का इशू है। एक्सरे हमारा वर्किंग पोजीशन में नहीं है। हमारी जो एक्सरे मशीन है बहुत ही पुरानी है, ये सन 64 में आई थी। उसके बाद वो ख़राब हो गई है और वो वर्किंग हालत में नहीं है। और एक्सरे टेक्नीशियन भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जा रहे हैं, मुझे बताएंगे ये कब मरीजों के लिए है? यहाँ पर किसी किस्म की कोई ग्रिल नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेचर की गुजरने की जगह नहीं है, या खुद जान सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर सिर्फ टोटल मरीज़ ही आते हैं। इनके बारे में मुझे बताइएगा। ये मैं आपको बात बताऊं कि ये हमारी जो बिल्डिंग में जो ख़राबियाँ हैं, जो कि रेलिंग्स नहीं हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और रेलिंग्स ना होने की वजह से यहाँ मुतअद्दिद दफ़ा हादसे भी हुए हैं। और बहुत से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ हमारी
بعض کھڑکیاں نہیں ہیں، بعض دروازے نہیں ہیں، بعض جانور ہمارے اندر آ جاتے ہیں. یہ ہمارے ایشو ہیں اور یہ میں نے تمام ایشو جو ہے نا اپنے ایم این اے صاحب تک پہنچائے ہیں. اب یہ جو ایشو ہے ہمارا، ایک رہائشیوں کا ہمارا ایشو ہے. ہماری رہائشیوں کی حالت جو ہے نگفتہ بہ ہے. باقاعدہ میں نے اس کا ایسٹیمیٹ بنوایا ہے. میں بلڈنگ والے کو یہاں لے کے آیا ہوں، انہوں نے ایسٹیمیٹ بنوایا. تقریباً کوئی 35 لاکھ کا ہمارا وہ ایسٹیمیٹ ہے جو بلڈنگز کی ریپیئر کا ہے. اور یہ ہمارے جو 3-4 ایشو ہیں یہ ہمارے ڈی سی لیول کے ہیں. یہ ڈی سی صاحب نے کرنے ہیں. ایم این اے صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک دن، چونکہ احمد صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل سکا، تو انہوں نے انشاءاللہ مجھ سے کہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا میں آپ کو لے کر جاؤں گا ڈی سی صاحب کے پاس. تو ان سے انشاءاللہ ہم یہ جو 3-4 ایشو ہیں یہ ہم حل کرائیں گے. ایک بار پھر ہے کہ 2 سال حکومت کو ہو چکے ہیں. یہ جو ایشو ہیں یہ اہم ہے اور مین ایشو ہیں. جی جی مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے پانی کا مسئلہ اور سب سے بڑا رہائش کا مسئلہ، باقی 7 سال ہوتے رہتے ہیں، ان کو کب حل کر دیا جائے، کب تک حل کر دیا جائے گا؟ اور جو مین چیزیں ہیں جو مریضوں کے سہولیات کے لیے ہیں، کیونکہ صحت سہولت جو ہے وہ سب سے پہلے فراہم کرنا یہ حکومت وقت کا حق ہوتا ہے اور ان کا پہلا فریضہ اول ہوتا ہے. یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی مشین نہیں ہے، یہاں پر لیبارٹری نہیں ہے. یہ معاملات کب تک اب حل ہو جائیں گے؟ کب تک عوام توقع کر سکتی ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں نہیں، اگلے 15 دنوں تک میں اور ایم این اے صاحب ہم ڈی سی صاحب کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ جو مسائل جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، میں پہلے سے میں اویئر ہوں ان کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہم ان کو اگلے 15 اور 20 دن کے اندر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں 4 سے 5 دن پہلے مجھے ایک ڈاکٹرز کی کال آئی باولپور سے. ان کی یہاں پر پوسٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے یہاں کی جگہ کا معلوم کرنا چاہا اور مجھے پوچھا کہ یہاں پر رہائش کی سہولت موجود ہے یا نہیں. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ رہائش آپ کو مل جائے گی، یعنی کہ رہائش آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گی. بہرحال رہائش تو یہاں پر ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ رہائش کا کیا معاملات ہیں. اس وجہ سے یہاں سے انہوں نے پوسٹنگ اپنی کینسل کروا دیا. تو انتہائی دکھ ہوا. یہاں پر کوئی بھی اچھا ڈاکٹر نہیں آ سکتا صرف رہائش کی وجہ سے. یہ بنیادی سہولت ہے ڈاکٹرز کی رہائش کی. تو یہ عوام کا بھی مطالبہ ہے. یہاں پر میری ڈاکٹرز سے بھی بات ہوئی ہے، ان کو الاؤ نہیں ہے میڈیا ٹاک کرنا، تو ان کو یہ ضرورت میں آتا ہے. تو کب تک توقع کی جا سکتی ہے فائنلی کہ آپ اس یہ رہائش کا اور پانی کا مسئلہ حل کر دیں گے؟ انشاءاللہ جی میں آپ کو یقین دانی، یہ ہمارا بہت خوبصورت ہاسپٹل ہے. یہ 20 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور بڑی مقدار میں یہاں رہائشیں بنی ہوئی ہیں چھوٹے ملازمین کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے. یہاں رہائشوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ وہ رہائشیں جو ہے ریپیئرنگ مانگتی ہیں. ریپیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں وہ ڈاکٹرز نہیں رہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے 30-35 لاکھ روپے کا ہمیں فنڈ جو مل جائے گا تو یہ رہائشیں ہماری ریپیئر ہو جائیں گی. اچھا، یہ آپ اس وقت باہر کے ایریا میں موجود ہیں، یہاں پر کسی قسم کی کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے اس ہسپتال کی. اب مجھے یہ بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ ٹھیک کر دیا ہے، بالخصوص یو سی پھگواڑی میں. یہاں سے آپ اگر بتائیں کوئی بندہ نیچے گر جاتا ہے، یہ تقریباً 100 فٹ نیچے ہائٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کسی قسم کی چار دیواری نہیں ہے. یہاں پر جانور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی. تو یہ کب تک سب سے پہلے صحت کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی، یہ جس طرح آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جنگلہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں باؤنڈری وال، آپ باؤنڈری وال کی آپ نے نشاندہی کی ہے. باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں لوگ بھی گر جاتے ہیں، دوسرا جنگلی جانور بھی ہاسپٹل کے اندر آ جاتے ہیں. اور رات کو بالخصوص بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. یہاں عملہ ہوتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں رات کی چونکہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹ بھی ہوتے ہیں. اس لیے یہاں چونکہ وہ جنگلی جانور بھی بہت زیادہ ہیں، وہ اکثر آ جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے جی انشاءاللہ اگلے 15-20 دنوں تک ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. دوسرا پانی کا آپ نے سلسلہ کہا ہے، پانی کی بھی ڈیوٹی ایم این اے صاحب نے میری ہی لگائی ہوئی ہے. ہم جو ہے یہ پلک سے واٹر سپلائی اسکیم ہم ایک لے کے آ رہے ہیں، اور ایم این اے صاحب نے اس یہ بات سنتے ہوئے الیکشن سے پہلے کی ہم سن رہے ہیں. اس میں آپ کو میں بتاؤں، میں خود لگا ہوا ہوں. وہ ایم این اے صاحب ہر 2 دن بعد مجھے فون کرتے ہیں اس کا کیا ہوا ہے. این او سی پروسیس ہے، وہاں ایک مشکل پروسیس ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب تک صوبہ اجازت نہ دے پانی آپ نہیں لا سکتے. جبکہ جن کا ایک صوبے کا ایم این اے کیا کسی دوسرے صوبے سے این او سی حاصل نہیں کر سکتا؟ اتنے تعلقات نہیں ہیں، مجھے یہ بتائیں. نہیں، تعلقات کی بات نہیں ہے، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، سرکاری پروسیس ہے. کافی سارے محکمے انوالو میں اس میں. جب تک تمام محکمے اوکے نہ کریں این او سی نہیں ملتی. ایبٹ آباد میں 4 چکر لگا چکا ہوں. میں
पूरा पूरा दिन वहाँ ज़ाया किया है। वहाँ मैं मिला हूँ, मैं सब इंजीनियर, SDO, ये और ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे मैं मिलता रहा हूँ। 3 महकमों से मैंने करवा लिया है, 1 महकमा अब रह गया है। वो भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगले हफ्ता 10 दिन तक हमें वो NOC मिल जाएगा। NOC हमें मिल जाए तो हमारा फ़ंड जो है मैंने साहब ने 2 करोड़ रुपये वो रखा हुआ है, तो बल्कि वो कहते हैं कि मज़ीद चाहिए, मैं मज़ीद दूँगा। वो हमारा बहुत बड़ी मिकदार में पानी है, 7-8 इंच का पानी है। वो पानी हमारा इस UC में आ गया, हमारी पूरी UC देला, फतोट, फगवाड़ी, ओसिया हॉस्पिटल ये सारे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो पानी उसके पहुँचने तक मेरे ख्याल से आपके 5 साल बीत जाएंगे। मेरा जो मेन इशू है सेहत का, मुझे ये बताएं कि जब तक ये यहाँ पर मरीज़ और डॉक्टर तमाम अब आप यहाँ पर पानी का इंतज़ार करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगा। अगले हफ्ते 10 दिन में हमें NOC मिल जाएगी और फंड हमारे पड़े हुए हैं, वो टेंडर हो जाएगा तो हमारा पानी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। आपने मुझे 15 से 20 दिनों का टाइम दिया है कि यहाँ पर जो रिहायशों का काम है इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करके हम कोशिश करेंगे, और इसके अलावा जो एक्सरे मशीन या लेबॉर्ट्री का उसके बारे में क्या कहते हैं। और दूसरी बात, अहम बात जो है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा लगती है। OPD में मरीज़ तो तकरीबन 400 से 500 मरीज़ डेली बेसिस पे होता है यहाँ पर। तो यहाँ का बजट जो है 18 से 20 लाख रुपये है। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि 18 से 20 लाख रुपये बजट कैसे यहाँ पर मैनेज होगा, और कैसे यहाँ पर लोग तो शिकायत करते हैं, तो डॉक्टर भी अपने पास से नहीं दे सकते, डॉक्टरों ने भी मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं, ये तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, इस बजट को बढ़ाएं। जी सही कहते हैं, इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह करेंगे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ज़कात फ़ंड जो है, मैंने गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से RSC शामिल नहीं है, बल्कि ये हमारी एक मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में। हमारे जो तहसील चेयरमैन हैं सब के दरमियान और सेक्रेटरी थे ज़कात के पंजाब के, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारी UC फगवाड़ी में RSC है और पेशेंट की वहाँ बहुत बड़ी तादाद है, और हम लोग वहाँ लोग जो है ना, अमीर लोग तो शहर में चले जाते हैं इलाज मुआवजा के लिए, वहाँ सारे गरीब लोग आते हैं, गरीब लोग इलाज मुआवजा करते हैं। तो हमारा मिशन यही है यार, गरीब की बेहतरी हो, गरीब के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत मिले। तो मैंने वहाँ ये स्टैंड लिया कि RSC फगवाड़ी को आप उस ज़कात के ज़ुमरे में शामिल करें और हमें वो चेक दें आप। उन्होंने मुझे यकीनदानी कराई है सेक्रेटरी साहब ने कि इंशाल्लाह आपके इस RSC को मैं शामिल करवाऊंगा, आप एप्लीकेशन मूव करें और प्लस ज़कात के जो चेयरमैन है वो लेटर मुझे फॉरवर्ड करें साथ, तो इंशाल्लाह इसको मैं साथ शामिल करूंगा। और मैं आपको ये बताऊं कि मरी में THQ में हमारे ज़कात के खासे फ़ंड मौजूद है, और मैंने सब लोगों को ये कहा है कि जो भी बंदा हमारे UC में इलाज के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ज़कात के फ़ंड में जाकर THQ मरीज़ से वो फ्री अद्वियात ले सकता है। किसी बंदे को कोई अद्वियात ना मिल रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। इसके अलावा मैं हेल्थ कमेटी का मैं मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का। RIC में ज़कात के खासे बड़ी मिकदार में फ़ंड मौजूद हैं, DHQ में फ़ंड मौजूद हैं, होली फैमिली में फ़ंड मौजूद हैं, बेनज़ीर हॉस्पिटल में फ़ंड मौजूद हैं। और वहाँ किसी भी अस्पताल में कोई भी बंदा वो मुतल्लिका ज़कात के चेयरमैन से फॉर्म अटेस्ट करवा के वहाँ पिंडी में जाए, सबको इलाज मुआवजा मुफ्त मिलेगा, दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। और किसी को भी वहाँ भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसकी पूरी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। फोकल पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अस्पताल के हवाले से पूरी गुफ्तगू कर रहे थे। अस्पताल में काफ़ी सहूलियात का फुकदान है, उस हवाले से तफसीलात से मुझे आगाह कर रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी और यकीनी तब्दीली आवाम को देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे जो पहला और अहम जो मसला है, जो अहम इशू है, वो सेहत के हवाले से है। यहाँ पर फ़िलहाल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उस तरह की बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है जिस तरह की तवक्को की जा सकती थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, यहाँ पर फोकल पर्सन मौजूद थे, कि इन मज़ीद आने वाले दिनों में आवाम के लिए बेहतरी लेंगे। कैमरामैन सिजाद अब्बासी के साथ बिलाल अब्बासी, बाली न्यूज़ नेटवर्क, फगवाड़ी, मरी।